Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. Hope you are fine and doing well. As you know that your course title is Thesis. Today I will discuss with you the key points for writing the thesis. As you know that you have to submit a written report also along with your final project. I am Sana Arslan from University of Education, Lower Mall campus. सबसे पहले मैं आपकी कोर्स आउटलाइन की बात करूंगी। थीसिस शुड रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट क्रिएटिव वर्क। तो आपका जो थीसिस है वो एक इंडिपेंडेंट क्रिएटिव वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। स्टूडेंट विल बी फ्री टू चूज एनी टॉपिक ऑफ द पेंटिंग। द स्टूडेंट विल एक्सप्लेन एंड डिफेंड द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड प्रोसेस ऑफ द मेजर थीसिस वर्क एज वेल एज द प्रोजेक्ट आउटकम। तो आपने एक्सप्लेन करना होगा और डिफेंड करना होगा अपने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को, और जो आपका प्रोसेस है जिससे गुजरते हुए आपने अपना मेजर थीसिस वर्क प्रोड्यूस किया है उसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, उसको डिफेंड करेंगे एज वेल एज द प्रोजेक्ट आउटकम। To provide the student with specific working format and guidance during planning and preparation of the thesis exhibition, तो इस सारे दौरान में जो है वो I will definitely guide you how you can improve your work. An art thesis needs to combine both artistic talent and knowledge of theory. तो एक आर्ट थीसिस जो है उसके अंदर दोनों चीज़ें काउंट होंगी, एक आपका जो आर्टिस्टिक टैलेंट है और सेकेंडली आपका नॉलेज क्या है अबाउट द थ्योरी ऑफ आर्ट। Topic: write on any topic that is considered as art or connected with the arts depicted in your project. तो आपका टॉपिक कोई भी हो सकता है जो कि आर्ट के साथ लिंक्ड होगा, आर्ट के साथ कनेक्टेड होगा, और डेफिनेटली ये वही टॉपिक है जो आपने अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर ही आप अपना रिटर्न लिखेंगे। आर्ट इज़ अ वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट, अनलाइक मैनी अदर डिसिप्लिन्स इट इज़ बॉर्डरलेस। तो आर्ट एक ब्रॉड सब्जेक्ट है और इसकी कोई इतनी लिमिट्स नहीं है, बल्कि ये किसी भी रेंज में जा सकता है। डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी एंड योर आर्टिस्टिक एबिलिटी कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फ़िलासफ़ी ऑफ आर्ट डिस्कस अबाउट एस्थेटिक्स। तो जहाँ तक फ़िलासफ़ी ऑफ आर्ट की बात है, जो मैंने इससे पहले आपके साथ एक लेक्चर जो शेयर किया था एस्थेटिक्स के बारे में, तो एस्थेटिक्स के बारे में जो मैंने आपसे शेयर किया था उसके बाद आपको ये मालूम हुआ होगा कि किस तरह से एक एस्थेटिकली खूबसूरत काम ज़्यादा अपीलिंग होता है व्यूअर के लिए। पर्पस ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशंस: आर्ट इज़ जनरली कंसिडर्ड actions performed and the objects created to express and share the thoughts, feelings, emotions and experiences of an artist. तो जनरली आर्ट जो है वो एक्सप्रेस क्या चीज़ करेगा, उसके अंदर क्या बात बताई जाएगी, तो किसी भी आर्टिस्ट के अपने पर्सनल जो थॉट्स होते हैं, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस और जिन एक्सपीरियंसेस से वो आर्टिस्ट गुजरता है, वो सारी चीज़ें उसके आर्ट वर्क में नज़र आती हैं। ये सारी चीज़ें आप बार बार महसूस करेंगे जब भी आप किसी आर्ट पीस को देखेंगे, और जब आपने अपने आर्ट पीस पे काम करना है तो यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपकी अटैचमेंट विद द सब्जेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The purpose of the artistic creations is to share or stimulate the thoughts, feelings, emotions and sensory experiences. तो जो आर्टिस्टिक क्रिएशंस होंगी वो आपकी ये सारी चीज़ें जो आपके थॉट्स और फीलिंग्स वगैरह हैं इनको एक्सप्रेस करेंगी। द फॉर्म ऑफ आर्ट कैन बी क्लासिफाइड अंडर डिफरेंट ब्रांचेस डिपेंडिंग ऑन द मीडियम यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ. Branches of art are classified according to the medium. So you can use different kind of materials. It depends कि आपने oil painting में काम करना है, आप water में काम करेंगे, आप जो भी material अपने लिए मुनासिब समझते हैं। तो the art form जो है it can be classified under different branches and it depends कि आपने कौन सा medium इस्तेमाल किया है अपने एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को शो करने के लिए। तो जो भी आप मटेरियल यूज़ करेंगे इसके अकॉर्डिंगली जो वो इसको क्लासिफाइड किया जाएगा फॉर्म ऑफ आर्ट को। अच्छा, बहरहाल आप जो चंद इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं कि आर्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और लिटरेचर तीनों चीज़ें हैं।
बट चूँकि आप पेंटिंग के हवाले से काम कर रहे हैं तो आप विजुअल आर्ट्स में जो है वो अपना काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पेंटिंग है और मे बी पेंटिंग के साथ आप उसको एलेबोरेट करने के लिए कुछ स्कल्पचर पीसेस ऐड करना चाहें, प्रोबेबली आप उसको एलेबोरेट करने के लिए कोई भी इंस्टॉलेशन लगाना चाहें, दैट्स अप टू यू। सो अलबत्ता जो क्लासिफिकेशंस होती हैं आर्ट की, उसके अंदर परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसा कि डांस, म्यूज़िक, थिएटर, विजुअल आर्ट्स जैसा कि पेंटिंग, फोटोग्राफी, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन एंड लैंडस्केपिंग, एंड लिटरेचर, प्ले, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री वगैरह शामिल हैं। आर्टिस्टिक एबिलिटी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था दैट वाज अबाउट द क्रिएटिव स्किल एंड द आर्टिस्टिक एबिलिटी, और फिर किस तरह उन सब चीज़ों से मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, उसकी क्या वैल्यूज़ होती हैं, उसमें एस्थेटिक सेंसेस कैसे इंपॉर्टेंट हैं, उसमें एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स कैसे इंपॉर्टेंट है, इन सारी चीज़ों के बारे में आप अब तक नॉलेज हासिल कर चुके हैं। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द आर्टिस्टिक एबिलिटी कि वो किस तरह से आपके प्रोजेक्ट में इंपॉर्टेंट है, या जो भी आपने रिटर्न लिखना है उसमें आपने अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटी को कैसे एलेबोरेट करना है, तो एनीथिंग कैन पास एज आर्ट डिपेंडिंग ऑन द आर्टिस्ट एबिलिटी, skill and mastery to express or share his or her ideas, feelings, emotions and experiences with others effectively by creating what he or she calls as a work of art using any medium. So अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंसेस को किसी भी आर्ट मीडियम के थ्रू एक्सप्रेस करना एक वर्क ऑफ आर्ट को क्रिएट करेगा। किसी भी मीडियम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऑयल, वाटर, पेस्टल, एक्रेलिक, एनी मीडियम आप इस्तेमाल करते हुए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, आप किसी भी सोशल थीम पे काम कर सकते हैं। सो ये आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी को शो करेगा। Deep study into topic. When you are writing your thesis, keep in mind that the main idea is to study deeply into the topic to find out how it connects with the artistic expression of feeling, emotions and experiences. तो जब आप अपने थीसिस के बारे में लिख रहे हैं, आप एक रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि जो मेन आइडिया है दैट इज़ टू स्टडी डीपली इनटू द टॉपिक टू फाइंड आउट हाउ इट कनेक्ट्स विद द आर्टिस्टिक। तो आपने ये देखना है कि आपका जो मेन आइडिया है वो किस तरह से आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस को कन्वे करता है ऑन द कैनवस। आइडिया ऑफ योर थीसिस। अब आइडिया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज आइडिया की बेसिस पे आपने वो सारा प्रोजेक्ट बनाना है। आइडिया की बेसिस पे आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने किस आर्ट मीडियम का इस्तेमाल करना है, आपने किस टेक्निक के साथ उसे इस्तेमाल करना है, आप उसमें मज़ीद वार्म कलर्स या कूल कलर्स ऐड कर सकते हैं या क्या एडिशंस कर सकते हैं। सो आइडिया ऑफ योर थीसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट specifically I will talk about that select a narrow specific thesis idea. Though the art is a broad subject, your thesis topic should be narrow enough to tell anything concrete. अब आर्ट एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन आपका जो टॉपिक है थीसिस का, इट शुड बी नैरो इनफ टू टेल एनीथिंग कंक्रीट। वो एक नैरो चीज़ होनी चाहिए, वो एक टिपिकली किसी एक चीज़ के ऊपर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं डॉक्टर्स की बात करूँ तो यस, अ डॉक्टर एक फिजिशियन, ठीक है, और उसी तरह से आप अगर उसको कर लें, उसकी स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाएं तो हार्ट स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट। उसी तरह से आई विल सजेस्ट यू कि जब भी आप कोई एक चीज़ पकड़ते हैं, जैसे आपने कहा कि बुराई के ऊपर मैंने अपना थीसिस करना है, तो बुराई पे थीसिस करने के बजाय आप उसमें से कोई एक पॉइंट निकाल लें, ठीक है, कौन सी बुराई, किस स्पेसिफिक बुराई के बारे में आपको जो है वो थीसिस बनाना चाहते हैं। आप झूठ के बारे में बनाना चाहते हैं, या आप जो है वो बदनवानी पे बनाना चाहते हैं, रिश्वत पे बनाना चाहते हैं, उसको प्रीसाइज करते जाएं। उसके अंदर से जो मेन उसका थीम है, जो एक पॉइंट है, ताकि वो देखने वाले के लिए भी जो है वो प्रीसाइज्ड हो और वो उसको इंजॉय कर सके और समझ सके कि उसके अंदर क्या बनाया गया है, इंस्टेड ऑफ इट कि वो कंफ्यूज रहे कि किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है। Traditionally, students produce works of art to show their insight, mastery and the knowledge on the selected medium, techniques and the materials. तो आमतौर पे जो स्टूडेंट्स वर्क ऑफ आर्ट प्रोड्यूस करते हैं और उसके बारे में जो वो रिटर्न देते हैं, उसके अंदर वो अपने मीडियम्स, अपनी टेक्निक्स और अपने मटेरियल, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। Research for your topic. Do research to write a thesis and enhance your academic excellence in the selected area of study.
द स्टडी हैज़ टू बी ओरिजिनल एंड मस्ट मेक अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑन द टॉपिक। अब एक तरफ आप अपनी पेंटिंग्स को एक्सप्लेन करेंगे और दूसरी तरफ साइड बाय साइड आप उनका हिस्टोरिकल रेफरेंस देंगे। आप बताएंगे कि कंटेम्प्रेरी आर्ट में, मॉडर्न आर्ट में या फिर वेस्टर्न आर्ट में किसी भी टाइम पीरियड पे कब इस तरह की कोई पेंटिंग्स बनी, या अगर आप कोई सिंबल्स या एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस तरह के सिंबल्स और एलिमेंट्स कब इस्तेमाल किए गए थे। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपने एक ऐसा नया आइडिया प्रेजेंट करना है जो इससे पहले जिसके ऊपर काम ना हुआ हो। इट शुड बी अ कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑन द टॉपिक। रिसर्च फॉर योर टॉपिक, इट मे इंक्लूड some aspects of your work, comparison and contrast with other contemporaries, connection of character of his expression to his background, study deeply into the subject. प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले जो है वो आपने अपना टॉपिक अप्रूव करवाना है। अब ये दिस वाज ऑल अबाउट कि आपका आइडिया कैसे जनरेट होगा। आप अपने आइडिया के बारे में सोचें, आप उसमें से खुद एक्सक्लूड करें चीज़ें, उसमें से अपने लिए समझें कि कौन सा ऐसा आइडिया है जो आपको महसूस होता है कि वो आपको कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको हर्ट किया हो या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी एफिलिएशन ज़्यादा हो। फिर उस टॉपिक के ऊपर आप काम करें, उसको आप मुझे चेक करवाएं, उसको अप्रूव करवाएं। Start the writing with the thesis outline. Have a firm thesis statement. You must write down your thesis outline. You must give thought to the type and means of obtaining of relevant research material. तो आप सबसे पहले एक थीसिस आउटलाइन बना लीजिए। अच्छा, आई एम करंटली आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ द थिंग्स, आपका रिटन भी और आपका जो साथ साथ आप प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं वो दोनों के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। ठीक है, जब आप अपना प्रोसेस कर रहे हैं, जब आप अपना प्रैक्टिकल वर्क करने वाले हैं तो भी आपने सबसे पहले अपना टॉपिक अप्रूव करवाया। उसके बाद आपने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट लिखनी है, आपने उसको डिफ़ाइन करना है और डिफ़ाइन करने के बाद आपने उसको डिफेंड भी करना है। ठीक है, और इसी तरह से आपको रिटन थीसिस के लिए ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद होना ज़रूरी हैं। कलेक्ट द मटेरियल एंड फाइंड एविडेंस फॉर प्रूविंग योर आर्ट थीसिस। अच्छा, अब आप अपना मटेरियल कलेक्ट करें और एविडेंसेस जो है वो उसके लिए तलाश करें कि आपका जो आर्ट थीसिस है उसके बारे में आप मतलब किस तरह से उसको जस्टिफाई करेंगे। मतलब अगर आप कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं तो यू मस्ट शुड हैव इनफ जस्टिफिकेशंस कि आप की रिसर्च क्या है उसके बारे में। आप रिसर्च से कैसे साबित करेंगे जो बात आप कर रहे हैं वो सही है। Follow the normal thesis structure and keep on adding flesh to your outline. अब एक जो आपका thesis structure है उसके हिसाब से आपने काम करना है। ये जो thesis structure है it will be provided to you and keep on adding flesh to your outline, और अपनी outline के अंदर जो है वो आप additions करते जाएं। Write the introductory chapter giving background information to educate the readers and stating your thesis. जो आपका introductory चैप्टर है उसके अंदर आप बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि जो रीडर है उसको मालूम हो जाए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, और अपने थीसिस को स्टेट करेंगे। देन यू मे प्रेजेंट योर केस राइटिंग, वन चैप्टर फॉर ईच ऑफ योर पॉइंट्स और आर्ग्यूमेंट्स। योर 2 or 3 chapters that argue your case must be connected so as to give coherence to the essay as a whole. डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट। अब आपने आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है उसको भी आपने डिस्कस करना है। दैट्स अप टू योर चॉइस, आप उसको एंड में डिस्कस कर सकते हैं। फाइनल कंक्लूसिव चैप्टर मस्ट रीस्टेट योर थीसिस समिंग अप द आर्ग्यूमेंट्स। तो आपका जो फाइनल चैप्टर होगा वो कंक्लूसिव होगा। इट मस्ट रीस्टेट योर थीसिस। अब आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके हिसाब से ही आपके थीसिस को सम अप करेगा, उसको एक एंड की तरफ लेके जाएगा, उसका एक फ़ाइनल बताएगा कि बेसिकली आप क्या बता रहे थे। अगर उसमें कोई होप है तो उसको प्रेजेंट करेगा, अगर उसमें कोई क्वेश्चन है तो उसको अराइज़ करेगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है तो उसको राइज़ करेगा। राइट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर थीसिस एसे, दिस शुड कम बिफोर द इंट्रोडक्शन। तो बिफोर डूइंग दिस ऑल यू कैन राइट द एब्स्ट्रैक्ट, और ये एब्स्ट्रैक्ट आपका सबसे पहले आएगा। दिस शुड कम बिफोर द इंट्रोडक्शन। ठीक है, बट इसका पॉइंट यहाँ पे इसलिए दिया गया है कि वंस आपको इन सारी चीज़ों से आप गो थ्रू कर जाते हैं, आपको सब कुछ पता चल जाता है, उसके बाद जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो वो ज़्यादा सॉलिड प्रेजेंट होता है।
इंस्टेड ऑफ इट कि आप उसको बिल्कुल इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर लिख लें और उस टाइम पे आपके पास शायद इतना नॉलेज ना हो जिसमें एक अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखा जा सके। सो आप अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखिए अपने थीसिस एसे का, और इसको इंट्रोडक्शन से पहले आना चाहिए। पेंटिंग इज़ योर मीडियम फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। Written thesis will elaborate your paintings in detail and tell about all the necessary details related to it. So there are two types जिसमें आपने एक्सप्रेस करना है अपने वर्क को। पहला है पेंटिंग, ये आपका एक सेल्फ एक्सप्रेशन का मीडियम है जिसमें आप पेंटिंग के ज़रिए कोई चीज़ प्रेजेंट करेंगे। और सेकंड है आपका रिटन थीसिस जो आपकी पेंटिंग्स को इलेबोरेट करेगा डिटेल में, और उसके बारे में जो नेसेसरी डिटेल्स हैं उनके बारे में आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आप इसमें हवाला देंगे इसमें मौजूद चीज़ों का, इसमें मौजूद रंगों का, इसकी रेलिवेंसी का किसी भी कंटेम्प्रेरी आर्ट से। चैप्टर्स ऑफ थीसिस, द थीसिस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग चैप्टर्स। तो इसके अंदर ये जो फॉलोइंग चैप्टर्स हैं ये मौजूद होने चाहिए। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 शुड बी एटलीस्ट कंप्राइज्ड ऑफ द फॉलोइंग। तो जो चैप्टर 1 है एटलीस्ट उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। सबसे पहले बैकग्राउंड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको जो सारी बातें बताई वो थी आपको एक नॉलेज देने के लिए कि जो भी आपने अपना रिटन थीसिस लिखना है उसके बारे में आपने किन किन चीज़ों को और किन किन मालूमात को कलेक्ट करना है, आपने उसको स्टार्ट किस तरह से करना है, आइडिया कैसे सोचना है, आर्टिस्टिक एबिलिटी क्या होगी, और उसके अलावा उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी हमने जैसे पहले भी बात की। सो यहाँ पर आपको एक आउटलाइन दी जा रही है कि आपने किस तरह चैप्टर्स में इसको डिवाइड करना है फॉर योर कन्वीनियंस। और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 की बात मैं भी कर रही हूँ कि यहाँ पर बैकग्राउंड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, एटलीस्ट ये वाली चीज़ें इसके अंदर शामिल होनी चाहिए जिनमें से पहली ये है। बैकग्राउंड के बाद सेकंड है स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, रिसर्च डिज़ाइन फॉर सोशल साइंस ओनली, स्कोप, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, आउटलाइन ऑफ द स्टडी। तो ये सारी चीज़ें आपके चैप्टर नंबर 1 में इंक्लूड हो जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 में आप उसका लिटरेचर रिव्यू देंगे। थर्ड चैप्टर में आप रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर में आप एनालिसिस करेंगे, आपकी जो पेंटिंग्स हैं आप उनको डिस्कस करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, उनकी फाइंडिंग्स, उनके रिजल्ट्स बताएंगे और उनके बारे में एक डिस्कशन देंगे। चैप्टर नंबर 6 विल बी योर कंक्लूजन। एक दफ़ा आपने अपनी सारी पेंटिंग्स के बारे में बता दिया, आपने उनको एलैबोरेट कर दिया, उनके बारे में तफसील से बात कर ली, उनके कलर्स, उनके सिंबल्स, एलिमेंट्स, कॉम्पोजिशन सब डिस्कस कर लिए। उसके बाद आप कंक्लूजन की तरफ आएंगे। ठीक है, मीनवाइल जब आप चैप्टर नंबर 4 और 5 में वो सारे एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपने अपना सब्जेक्ट मैटर भी साथ डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 6 में आप एक कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि आपके सब्जेक्ट मैटर के हवाले से आप क्या बना रहे थे और उसका क्या कंक्लूजन निकला। नंबर 7 रिकमेंडेशंस, इम्प्लीमेंटेशंस और सजेशंस इफ़ एनी। नंबर 8 इज़ अबाउट द रेफरेंसेस और नंबर 9 जो है वो अपेंडिसेस। तो ये सारी चीज़ें आपका थीसिस बिल्ड करने में आपकी मदद करेंगी। थीसिस मैनुअल जो है इट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, ये मैं आपको दे दूँगी, उसके अंदर से आप देख लीजिए कि ये सारे पॉइंट्स भी उसमें मौजूद हैं और इन पॉइंट्स के लिए आपको जिस रिटन या किसी फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। So here is a source if you want to know more about writing of an art thesis, तो आप उससे भी जो वो हेल्प ले सकते हैं। आपने जो है वो अपना थीसिस करते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपकी क्रिएटिविटी और आपकी आर्टिस्टिक एबिलिटी और उसके साथ जो एस्थेटिकली किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने का आंसर है वो नुमाया नज़र आए। ठीक है, अब होपफुली आपको अभी तक का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा और अब आपने ये करना है कि आपका चूँकि टॉपिक आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स का अप्रूव हो चुका है, सो मज़ीद आप उसके ऊपर स्केचेस जो बना रहे हैं आप उस पर वर्कआउट कीजिए। आपको जो भी मटेरियल इस टाइम पे अवेलेबल होता है आप उसके साथ काम कर सकते हैं। अगर या फिर आप अपने स्केचेस जो लोग इम्प्रूव करना चाह रहे हैं वो इम्प्रूव करें, मज़ीद स्केचेस करें। आपका प्रोसेस वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी फाइनल थीसिस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और ड्यूरिंग द क्लास टाइम आई विल बी ऑनलाइन और हम जो मज़ीद इससे रिलेटेड स्केचेस के ऊपर आप जो काम करेंगे वो हम अपनी ऑनलाइन क्लास के दौरान जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। सो होप टू सी यू ड्यूरिंग द क्लास टाइमिंग्स।
for any question, query, and the practical work. May Allah Pak bless you always. Thank you so much. Assalamu alaikum.